Hello viewers, Assalamu alaikum. My name is Aisha Tariq. I'm back and we are discussing about our recommended book Physics for Scientists and Engineers by Raymond J. Survey. Now we are going to discuss about the second chapter, next half, motion in one dimension, about the acceleration. Now moving on forward, what is acceleration? Acceleration basically is a change in the particle's velocity. When a particle changes its velocity, the particle is said to be accelerating. अगर कोई बॉडी वेलोसिटी चेंजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है, मीन्स पॉइंट ए पे अगर उसकी कोई और वेलोसिटी थी और पॉइंट ए बी पर पहुंचते पहुंचते उसने डिफरेंट वेलोसिटीज़ अकर की हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड अप हो रहा है. तो द एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे दे सकते हैं? डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा टी. देखिए, अगर हम लोग इस ग्राफ के थ्रू देखें तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम पीरियड है और वाई एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी है. तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देती है. जैसे हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन. इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए उन्होंने डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिखा है और हमें वी एक्स की वैल्यू पता है कि दो उसकी कंडीशंस हैं, इनिशियल पोजीशन पे क्या थी और फाइनल पोजीशन पे क्या थी. डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स एफ माइनस वी एक्स आई डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल क्या है? टी एफ माइनस टी आई, यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. हम बेसिकली दो इंस्टेंट्स के दरमियान इसको मेजर कर रहे हैं, फाइनल एंड इनिशियल. और एक्स एक्सिस लेने का मकसद ये है क्योंकि हम मोशन इन वन डायमेंशन को स्टडी कर रहे हैं, मींस एक एक्सिस के अलॉन्ग, और वो एक एक्सिस हमने खुद कंसिडर किया है कि वो एक्स एक्सिस है, इसलिए हम इस सारे को कंसिडर करने के लिए एक्स एक्सिस चूज़ की हुई है. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? ऐसा एक्सेलरेशन किसी भी एक खास पॉइंट पे जो प्रोड्यूस हो. पीछे हमने जो देखा है वो दो पॉइंट के दरमियान प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है, जबकि अगर हम इस स्लोप की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो ये इसमें जो पॉइंट्स आए हैं, हर पॉइंट पे, जैसे कि पीछे हमने कैलकुलस की अप्रोच से किया है, हर पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे तो वो उसका डायरेक्ट क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन. इस ग्राफ को अगर हम कंसिडर करें तो इसमें एक्सेलरेशन की इस पॉइंट पे इन तीन पॉइंट्स को कंसिडर किया है. पॉइंट ए पे जो स्लोप लाइन है वो कुछ इस रुख पे आ रही है, मींस मैक्सिमम उसकी टिल्टनेस मैक्सिमम 45 डिग्री पे है, जबकि इस पॉइंट पे उसकी स्लोप यूँ आ रही है, स्ट्रेट लाइन, मींस हॉरिजेंटल या ज़ीरो. तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पीक आई है, जबकि इस पॉइंट पे उसकी स्लोप जो थी वो ज़ीरो आ रही है, क्योंकि हॉरिजेंटल आप बेशक कंसिडर कर लें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और डेल्टा टी जो भी है, लेकिन समथिंग ओवर ऊपर ज़ीरो तो होल वैल्यू ज़ीरो होगी, इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है. इसी तरह नेक्स्ट ऑन इस पे एक सेपरेट वैल्यू होगी, वो यहाँ पे शो की गई है. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का वही सेम कैलकुलस से मेथड हमारे पास क्या है कि हमने लिमिट लगा देनी है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो है. दो ऐसे इंस्टेंट्स जिनके दरमियान डेल्टा टी यानी टाइम पीरियड बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो वो एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट या पॉइंट फील करेगा. तो उस पॉइंट पे जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, यानी उस एक ख़ास इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन. और कैलकुलस में हम लोग इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी लिखेंगे. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है कि फोर्स जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसमें प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन के. Simple, the force on an object is proportional to the acceleration of the object. F is directly proportional to A और x एक्सेस हमने बेसिकली अपने डायमेंशन ली हुई है, इसलिए एफ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्स. और नेक्स्ट ऑन ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम में, फर्दर ऑन इसको सॉल्व करके वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. नेक्स्ट एक्सेलरेशन पे वापस आ जाएं. एक्सेलरेशन हमारे एक्सेलरेशन में एक वैल्यू हमारे पास आई है वी एक्स. वी एक्स की वैल्यू हमें पता है कि डी एक्स बाई डी टी होती है. अगर हम इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू में जो हमने पिछले इस स्लाइड में हमने ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है डी वी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू पुट कर दें. वी एक्स की वैल्यू क्या है? डी एक्स बाई डी टी,
ये डी बाई डी टी बाहर आ गया। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। कैलकुलस में अब एक न्यू अप्रोच हमारे पास आ गई है कि एक्सेलरेशन जो है किसी भी वन डायमेंशनल मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए आप देख सकते हैं एक्स का सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन की ये एक न्यू अप्रोच है। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, मोशन डायग्राम्स। अब हमारा इस चैप्टर में जैसे हम न्यू कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं तो मोशन डायग्राम्स भी हमें एक्सेलरेशन या मोशन को शो करती हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ऐसे डायग्राम्स जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो एज अ पिक्चर हमें दिखाई जाए कि आया के ऑब्जेक्ट की मोशन किस टाइप की है, तो ऐसी डायग्राम्स को हम कहते हैं मोशन डायग्राम। अब जैसे पार्ट ए में देखें डायग्राम ये है, उसमें ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, मीन्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसकी एक्सेलरेशन यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। इस केस में उसका एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो। पार्ट बी में देखिए बॉडी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही थी, पास मतलब डिफरेंट सेम टाइम इंटरवल्स में, जैसे 10 सेकेंड बाद, 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, 40 सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद, इस तरह की मेजरमेंट्स ली हुई हैं। तो पहले बॉडी देखिए ज़्यादा टाइम गुजरने के बावजूद बहुत थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट हो गई है। तो इस कंडीशन में हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चेंजिंग वेलोसिटी से क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। पार्ट सी में ऑब्जेक्ट एक हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यहाँ 0 सेकंड पे ये है, 10 सेकंड पे वो उसने इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 सेकंड पे थोड़ा कम किया, 30 सेकंड पे और कम, 40 सेकंड पे और कम। मीन्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ये एरो भी आपको शो कर रहे हैं कि अब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो वेलोसिटी तो चेंज तो हो रही है, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करने के काम नहीं आ रहा, बल्कि उसको स्लो डाउन कर रहा है। उसे हम डिसेलरेशन बोलते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट होती है और साइन भी ऑपोजिट होता है। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, एनालिसिस मॉडल पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये वही हमारे पास इक्वेशंस हैं, ए एक्स एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी एक्स की वैल्यू वी एक्स एफ माइनस वी एक्स आई, जबकि डेल्टा टी की वैल्यू टी एफ माइनस ज़ीरो लिया है। अब हमने इनिशियल टाइम को ज़ीरो, हम लोग मोस्टली केसेस में, बल्कि आल्दो सारे केसेस में हम लोग टी आई को यानी इनिशियल टाइम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं कि ज़ीरो टाइम पे हमारी ऑब्जेक्ट इस इनिशियल पॉइंट पे थी, उसके बाद वो जहाँ मूव करे। और हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन है, इसी से हमने ये निकाली है, टी एफ को अगर हम लोग उधर ले जाएँ तो वी एक्स एफ इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस ए एक्स टी। और तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इसे हम कंसीडर करें, जैसे पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम शो किया हुआ है, लेकिन इस ग्राफ पे हर पॉइंट पे जहाँ भी हम लोग टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट हमें किसकी वैल्यू देगी, वेलोसिटी की। तो इस टेंजेंट लेके हमने एक कैलकुलेट किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमारे पास इस ग्राफ को लेने की वजह से एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो यानी इसके हर पॉइंट पे आने वाली जो टेंजेंट लाइन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और स्लोप इसकी कांस्टेंट रहेगी। जब अगर स्लोप कांस्टेंट रहेगी तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट ऑन हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लिया। अब एक्सेलरेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू स्लोप इक्वल टू जो भी आई थी वो यहाँ पे है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और उस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, ज़ीरो होगी। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, तो बेसिकली इसमें यह है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, वेलोसिटी उसकी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, लेकिन
उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट पर ये इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑन हम अभी ड्राइव करेंगे और इक्वेशंस जो कि हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं जो पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है। तो अब हम उसको ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन के लिए हम लोग देख रहे हैं कि वी एक्स एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो भी वेलोसिटी आई है उनका एवरेज ले लें, मीन ले लें, वी एक्स आई प्लस वी एक्स एफ डिवाइडेड बाई 2। अब कंडीशन हमारे पास सेम वही है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। हमारे पास इससे पहले ही एक कंडीशन थी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये हमें पता है। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, इनिशियल टाइम हमने 0 ले लिया तो हमने, और फाइनल टाइम हमने टी कह दिया, तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू आ गया टी के। अब हम एक कंडीशन से एस इज इक्वल टू वी टी वाली अपनी इक्वेशन सुनी होगी, उसी को हमने डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी ले लिया है। इस इक्वेशन में हम डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की वैल्यू जब हमने पुट की हैं तो इक्वेशन ये बन गई है। इसको फर्दर ऑन सॉल्व करने से हमारे पास फाइनल पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास जो वैल्यू थी वो एवरेज वेलोसिटी दे रही थी, जबकि ये जो इक्वेशन हमारे पास निकली है ये हमें फाइनल पोजीशन देगी कि ऑब्जेक्ट इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। इसी तरह हम इस एक्स एफ को नेक्स्ट ऑन सॉल्व करें, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स आई वही 1/2 हमने वी एक्स एफ की वैल्यू इस पिछली वाली वैल्यू से पुट की है, इस वैल्यू से पुट की, तो हमारे पास एक्स एफ को निकालने के लिए एक और सिंपल सी इक्वेशन आ गई, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें एक है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, इससे काफ़ी रिजेम्बलेंस है उसकी। तो इस इक्वेशन को हमने कह दिया कि ये एक थर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट ऑन हमने टी की वैल्यू कहाँ से निकाली है, इस इक्वेशन से, एक्स एवरेज वाले फार्मूले से, यहाँ से हमने वेलोसिटी वाले फार्मूले से हमने निकाली है बेसिकली। तो हमने क्या किया, वी एक्स आई टी इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी एक्स एफ डिवाइडेड बाई ए एक्स। इस इक्वेशन को हमने इसी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट किया और फर्दर ऑन सॉल्व किया, तो हमारे पास वी एक्स एफ स्क्वायर यानी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर की इक्वेशन आ गई। अब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन में डायरेक्ट फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं और स्क्वायर रूट लेके हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फर्दर ऑन इक्वेशन आ गई। तो हमने बेसिकली क्या देखा कि हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, उससे हमने एक फाइनल वेलोसिटी की एक इक्वेशन निकाली। जबकि अगर नेक्स्ट ऑन हमने देखना है तो हमने एवरेज एक्सेलरेशन की एक और निकाली वैल्यू, उसके अलावा फाइनल पोजीशन की, और फाइनल पोजीशन की 2 निकाली, और फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर की एक इक्वेशन निकाली। तो अब जब हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होगा तो हमने कहा वी एक्स एफ इज इक्वल टू वी एक्स आई, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है, तो यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी जिसे हम वी एक्स कह सकते हैं। जबकि हमारे पास जो एक्स एफ है वो इक्वल आएगा एक्स आई प्लस वी एक्स टी के, जो हमारे पास एस इज इक्वल टू मतलब इनिशियल पोजीशन के लिहाज से फॉर्मूला आया था। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल, उसने कहा था ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मतलब एग्जिस्ट करते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ग्रेविटी के इफेक्ट में, अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट में फेंकें, यानी ऊपर से हम कोई चीज़ फेंकें और वो नीचे ग्रेविटी की वजह से मूव करे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड सेम होगी और वो सेम टाइम पे मतलब ज़मीन को टच करेंगे। तो चाहे पहले उनकी मोशन थी या नहीं, इनिशियल वेलोसिटी उनकी कोई थी या नहीं, लेकिन वो एक सेम टाइम पर ज़मीन को टच करेंगे, यानी अर्थ की सरफेस को टच करेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने कहा था फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने सिर्फ इसका हिंट दिया था कि ऐसा कुछ फेनोमेनन एग्जिस्ट करता है, जबकि इटालियन गैलीली ने इसे परफॉर्म करके दिखाया। उसने लीनिंग टावर ऑफ पिसा से 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट मैस के ऑब्जेक्ट्स फेंके और वो एग्जैक्टली सेम टाइम पे ज़मीन की अर्थ की सरफेस को उन्होंने टच किया। तो इससे प्रूव हो गया कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का वो फेनोमेनन एग्जिस्ट करता है। अब क्या होता है, ये आइडियलाइज्ड केस में जब एयर रेजिस्टेंस को हम बिल्कुल एब्सेंट कर दें, हम उसको कंसिडर ना करें,
तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल मोशन। उसमें ऑब्जेक्ट का मैस इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी इफेक्ट करती है जो उसे नीचे खींच रही है और वो हर ऑब्जेक्ट पे सेम लग रही है। अगस्त 2 1971 में एक एस्ट्रोनॉट है डेविड स्कॉट, उन्होंने मून पर यही जो था एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और वाकई सेम रिजल्ट्स उन्होंने निकाले। अब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन रिगार्डलेस ऑफ इट्स इनिशियल मोशन। इनिशियल मोशन मतलब उसकी पहले ऑब्जेक्ट की मोशन थी या नहीं थी, वो सेम मतलब अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट में वो सेम मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हाइटेड ऑब्जेक्ट से या हाइटेड बिल्डिंग से आप एक बॉल को स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे फेंकें या फिर एक बॉल को अपवर्ड थ्रो दे के नीचे फेंकें, तो आप कंसिडर करेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम टाइम पे ज़मीन की अर्थ की सरफेस को टच कर रहे हैं। फ्री फॉल एक्सेलरेशन उनमें प्रोड्यूस होगा जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं और इसका सिंबल जी है और उस जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये हमारा चैप्टर 2 एंड हो गया है। नेक्स्ट ऑन इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।